अक्सर देखा गया है कि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है सोना पड़ता है। अगर ये ट्रेड डील आने वाले समय में आपको रिजॉल्व होती नहीं दिखती, मेड इन यूएसए का जो ब्रांड है वो क्रिएट होना चाहिए। अगर हम सिल्वर में इतने बड़े उछाल की बात करें तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है गोल्ड और सिल्वर, क्या ये जारी रहेगा, ये स्थिर होगा? इकोनॉमी की अस्थिरता बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहा है, मतलब कितना पैसा हम इक्विटी में डालें, कितना पैसा हम कमोडिटी में डालें, कितना सोना या चांदी में डालें। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर मेरा सवाल ये है कि इसे रिस्की देखा गया है। तो महंगाई दर कम हुई, यहाँ पे आरबीआई ने कई बार इंटरेस्ट रेट को भी रिवाइज किया है। इससे फायदा होने वाला है उन सेक्टर्स को या वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाते आपकी क्या राय है? तो जो इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है और लॉस के नाते उसको लगता है कि अब मैं बेचकर निकल जाऊं। आप बाजार से दूर रहिए। और आपकी मीडिया इंडस्ट्री में बोलूं कि आपके रेडियो तक आवाज़ आ जाएगी, सेंसर्स गिर गया। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, प्रॉपर्टी की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, जमीन खरीदने की बात हो, रेंटल रेट की न्यूज है, या प्रॉपर्टी के रेट अब यहीं पर स्थिर हो जाएंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। ट्रम्प टैरिफ वॉर, स्पाइक एंड हाइक इन गोल्ड एंड सिल्वर, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, फ्यूचर ट्रेडिंग, क्या है एक्सपर्ट की राय? यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है श्री केशव कुमार, फाउंडर एंड सीईओ फाइनेंशियल कॉरिडोर। देर नहीं करते और रुक करते हैं इस बातचीत का। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू मैम। अगर हम बीते साल की बात करें तो यूएस में सरकार बदली और ऐसा लगता है कि पूरी पिक्चर ही बदल गई है दुनिया में। हमने टैरिफ वॉर देखी, यूएस की तरफ से जो हैवी टैरिफ्स इम्पोज किए गए, H1B वीजा की फीस बढ़ा दी गई, एक अलग सेंटिमेंट उठा वर्ल्ड मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में भी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, फिलहाल आप इसके जो रिपल इफेक्ट हैं वो कहाँ देख रहे हैं और आने वाले समय में इसको कैसे आंकते हैं? देखिए, जैसे आपने प्रश्न उठाया कि सरकार चेंज होने के बाद ही चेंजेस आने शुरू हो गए, तो वो उनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं, जो यूएस की न्यू गवर्नमेंट आई, वो इस समय जो अपनी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है, जिसमें टैरिफ वन ऑफ द आपने फैक्टर देखा जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में नज़र आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच के बैठे हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन उनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ मुझे दिखती हैं, जिस माय ओपिनियन, तो वो डॉलर को थोड़ा इम्पैक्टफुल जो पहले से रहा है उसको वीक करना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब वो चाहते हैं कि मेड इन यूएसए का जो ब्रांड है वो क्रिएट होना चाहिए, जो कि अब तक थोड़ा छुपा हुआ रहता है मेक इन चाइना या मेड इन चाइना की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये वॉर अभी हमें लगती है कि ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इफेक्ट जो है वो चाइना पे करना चाहते हैं। आपने रिसेंटली में भी देखा कि सबसे ज़्यादा अभी जो टैरिफ का परसेंटेज है वो चाइना के ऊपर ही है। और मैं टैरिफ की बात भी अगर आपसे करूं तो टैरिफ की शुरुआत एक अप्रैल से की गई, लेकिन उसका जो बॉर्न हुआ वो जनवरी फरवरी में हो गया था जब ट्रम्प आया, और उन्होंने सीधे चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी। और उसके बाद मार्च में 15% टैरिफ उनका और बढ़ा दिया गया, और ये भी बोला गया कि हम आपके ऊपर 125% टैरिफ लगाएंगे, जो आज इम्पोज हो चुका है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सारा वर्ल्ड कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन चाइना वर्कआउट कर रहा है, जो कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने डॉलर को वीक कर कर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उनके कंट्री के लिए ठीक है। बाकी जो इस फैक्ट आया वर्ल्ड मार्केट पे या हमारी मार्केट पे, वो आना ज़रूरी था। उसका कारण ये भी है कि जब इस तरीके के फैक्टर्स चेंज होते हैं या टैरिफ लगाए जाते हैं, जो कि पहले से हमें कभी महसूस ही नहीं हुए कि हम यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बाहर कर रहे हैं और हमारे ऊपर टैरिफ लगेंगे, तो उसका
सडन इम्पैक्ट एकदम से मार्केट के ऊपर रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर वो एडजस्टेबल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, वो इम्पैक्ट जा चुका है। इंडिया के ऊपर भी अब ज़्यादा दबाव नहीं है टैरिफ को लेके। हाँ, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं उससे वर्ल्ड सिनेरियो में एक सेंटिमेंट को लेके थोड़ा सा दबाव है। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कितना रिस्क फैक्टर और रहेगा, क्योंकि जो सप्लाई चेन चाइना दे रहा था उसको जो है अब अल्टरनेटिव कौन सी कंट्रियां वर्कआउट करके देंगी, और अगर नहीं देंगी तो इतना जो बोझ यूएस की इकोनॉमी पर आ जाएगा। जो वहाँ के लोग हैं वो इतना तो पे नहीं करेंगे, ना इतनी पेइंग कैपेसिटी के साथ काम करेंगे कि वो इतने टैरिफ के बाद उन चीज़ों को खरीद पाए। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें या भारतीय बाजार की बात करें, अगर ये ट्रेड डील आने वाले समय में आपको रिजॉल्व होती नहीं दिखती तो क्या होगा? देखिए, अभी एक आउट ऑफ द पॉइंट एक पॉइंट रखूंगा कि मोदी गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि अपने बिग फोर फर्म्स बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं कि एक माइलस्टोन डिसीजन क्रिएट होना जा रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि हमारी जो है जो जुगलबंदी चल रही थी वो बंद हो जाएगी, तो हम लोगों को अपना ही कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। अब तक जो स्लोगन पे काम कर रही थी गवर्नमेंट, वो अब ऑन अर्थ जो हमें नजर आता है, ग्राउंड नजर आएगा कि वो वर्क होना चाहिए। मेक इन इंडिया, वाकई में मेक इन इंडिया तरीके से काम करना शुरू कर दिए। उसका इफेक्ट आपने जीएसटी में भी देख लिया है, जो जीएसटी चेंजेस आए हैं। तो ज़रूरी है, हम लोगों को समझना चाहिए और हमारी जो इंडस्ट्री हैं उनको समझना चाहिए कि अब लग के काम करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटियाँ बहुत हैं हमारे लिए पूरे वर्ल्ड में जाने की, और उसके लिए अगर हम तैयार हैं, स्केल पे काम करते हैं, जैसे मैंने बोला क्वालिटी पे काम करते हैं, तो 100% हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कोई इम्पैक्ट आप कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में देखते हैं? ये जो भी अभी हमने सिनेरियो की बात की, जो इक्वेशंस बदली हैं, आगे रिजॉल्व होती हैं नहीं होती हैं, या फिर हर देश अपना अपना देखेगा, काइंड ऑफ अ थिंग जो आप बता रहे हैं। तो क्या इस पूरे हम अगर दृश्य को देखें तो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए, बहुत जनरल आंसर दूं तो सारे सेक्टर को सोचना चाहिए और इम्पैक्ट है उसके ऊपर। अभी तक जब हम कंपनी बनाते हैं इंडिया के अंदर, तो सिर्फ हम इंडिया के रीजन्स तक ही सोच पाते हैं। जब यूएस की कंपनी बनती है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सोचती है, बट हम लोग नहीं सोचते हैं। तो हमें अब सोचने की ज़रूरत है। लाइसेंसिंग पावर के लिए गवर्नमेंट बैठी है, फंडिंग के लिए गवर्नमेंट बैठी है, हर तरीके की सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट बैठी है। तो आपको काम करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप विदाउट प्रेशर्स इंटरनेशनली सोच सकते हैं, नॉट ओनली कि हमें यूएस से ही बिजनेस करना है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए। और एक बड़ा ग्राउंड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के साथ अवेलेबल है। अब अगर हम सोने की बात करें और चांदी की बात करें तो नए रिकॉर्ड कायम हो गए। ये अक्सर देखा गया है कि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है, सोना बढ़ता है, और ये बीता साल भी कुछ ऐसा ही रहा है। कई पैरामीटर्स पर हमने अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड और डोमेस्टिकली देखी थी, जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कि सोने को इतना भाव मिला? देखिए, गोल्ड का हमेशा रहा है, एक तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे आपने बोला कि जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, तो सेफ हेवन जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो गोल्ड है, उसके ऊपर लोग जाना प्रेफर करते हैं। और ये मैं जनरल पीपल की बात नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े अगर आप फंड हाउसेस देखेंगे या बड़े बड़े आप जिनको हम कहते हैं हेज फंड्स देखेंगे, वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, सेफली जाने के लिए गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिस टाइम से टैरिफ लगना शुरू हुई है उसकी बात होना शुरू हो गई, गोल्ड में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। और ये चेंजेस तब से शुरू हो गए थे जब से ये क्रिएट होना शुरू हो गया कि मिस्टर ट्रम्प जो है उनकी सरकार आने वाली है। तो लग गया था कि इस बार की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके चुनिंदा लोग हैं वो समझ सकते हैं कि वो इस तरीके की रहेंगी जो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेंगी। और जब भी वर्ल्ड पे इस तरीके के इम्पैक्ट्स आते हैं, उनकी इकनॉमी पे आते हैं, तो गोल्ड जो है जो एक बूस्टर की तरह काम करता है और लोगों के इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स डाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो $4200 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 5000 लगा देगा। तो जिन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट सोचनी है कि अगर कोई प्योर चीज़ पे हम पैसा लगा सकें तो वो तो गोल्ड है।
अब चाहे वो आप ETF के थ्रू लगाइए या डायरेक्टली गोल्ड को परचेज करिए। हाँ, गोल्ड के साथ देखी गई है कि सिल्वर में भी सेम ग्रोथ देखी जा रही है, तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर बुलियंस वर्किंग बेटर। अगर हम सिल्वर में इतने बड़े उछाल की बात करें तो जो बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल यूज है सिल्वर का, क्या वो एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, इंडस्ट्रियल यूज एक स्टैग्नेंट ग्रोथ के साथ तो हमेशा बढ़ता ही है, बट क्योंकि ये बुलियंस है तो जहाँ गोल्ड वर्कआउट करना शुरू करेगा तो चांदी जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ फॉलो अप में चलती रहती है। एज अ रिसर्चर मैंने इसको कोरिलेट करके भी देखा, तो पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो कोरिलेशन है लगभग बराबर है। जितना गोल्ड वर्कआउट करता है उतना ही सिल्वर कर रहा है। हालांकि कोविड से पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता था। कभी चांदी बहुत अच्छा रिटर्न देती थी तो गोल्ड नहीं देता था, और कभी गोल्ड देता था चांदी देती थी, लेकिन अब ये पैरेलल ही काम करना शुरू कर दिए। तो इंडस्ट्री ग्रोथ भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। उसके साथ साथ लोगों की डिमांड आ गई है, और जैसे मैंने बोला कि अनसर्टेनिटी को देखते हुए इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो ये साल तो हमने हाइट देखा गोल्ड और सिल्वर में। फेस्टिव सीजन भी निकल चुका है, लेकिन शादियों का सीजन आगे रहेगा। अगर हम आने वाली 6 महीने की बात करें या फिर एक ईयरली हॉराइजन की बात करें, तो आपको गोल्ड और सिल्वर, क्या ये जो अप ड्राइव है, ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है गोल्ड और सिल्वर, क्या ये जारी रहेगा, ये स्थिर होगा? मतलब क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं और आपका सजेशन क्या है एज एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर? बहुत सिंपल है। जो लोग चार्ट्स नहीं देखते या गोल्ड के रेट्स को नहीं देखते, वो थोड़ा सा देखना शुरू करें। शादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोलूँगा कि देखिए, कोई भी चीज़ ना कंटिन्यू अप नहीं जाती है, उसमें जिगजैग फॉर्मेशन होता है। थोड़ी देर के लिए 2-4 दिन अप जाएगी तो फिर उसमें एक फॉल भी आता है, तो उस फॉल की वेट करा करिए, और जैसे ही आपको थोड़ा सा करेक्शन मिले आप उसमें एंटर करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो रेट आपको 2024 में मिले थे वो आएंगे तो मैं लूँगा, तो अभी ऐसा नहीं होने वाला। 2026-27 तक, जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती पूरे वर्ल्ड में, ये गोल्ड जो है ये बढ़ता ही रहेगा। और जैसे मैंने बोला, $5,000 का लेवल मुझे दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो बहुत जल्दी वो टच कर जाएगा। तो आप अगर शादी के लिए गोल्ड ले रहे हैं, तो जब आपको किसी दिन की न्यूज़ मिले कि आज गोल्ड बहुत ज़्यादा गिर गया, आप जाइए मार्केट में गोल्ड परचेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, आने वाले 1-1.5 साल तक तो नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे अपसाइड पे गोल्ड और सिल्वर है, तो क्या ये सही समय है खरीदने का या निवेश करने का? मैम, पिछले 15 साल से मैं गोल्ड को देखता हुआ आ रहा हूँ, तो जो रेट पे मैंने भी कभी खरीदा, मैंने अपनी शादी से पहले ही खरीदा था, 25,000 के रेट पे आज तक नहीं मिले। तो जब आपको सही रेट पर चीज़ मिल रही है आप ले लो। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो करेक्शन होने के बाद भी रिकवर करेगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी की अस्थिरता बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड वॉर चल रहा है, आजकल के वॉर्स भी हर तरीके के अलग अलग तरीके के हो गए, एक अलग अलग ग्रुप्स में वॉर चलना शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये स्टेबल नहीं होने वाली चीज़ है, तो आने वाले 4-5 साल के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जब आपको मौका लगे आप जरूर गोल्ड और सिल्वर में निवेश करें। अगर कभी करेक्शन आ भी जाती है तो वो उसको रिकवर कर ही जाता है। अम, ये अक्सर देखा जाता है घरों में। मतलब मैं फिलहाल इन्वेस्टमेंट के नाते ही नहीं, सिर्फ गहनों के नाते भी बात करना चाह रही हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी काफी तवज्जो है चांदी और सोने को। शादी आती है घर में तो यही सवाल होता है कि अब सोना खरीदना है, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदनी है। तो उसके नाते आपकी एक आम राय क्या है लोगों के लिए कि शादी आने वाली है परिवार में, तो क्या इंतजार किया जाए, शादी के नजदीक गोल्ड खरीदें, पहले खरीद के रख लें, कैसे इन्वेस्ट करके रखा जाए गोल्ड? सबसे देखिए, मेरी बात को बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अपनी राय रख रहा हूँ कि आपके घर में शादी है या आने वाले टाइम पे शादी आएगी, या हर साल बर्थडे आता है, या कोई भी ऐसा ओकेजन आता है जब आप गोल्ड खरीदते हैं, उसके साथ आप डायमंड ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो मैं कहूँगा डायमंड कम लीजिए और गोल्ड ज़्यादा लीजिए। तो अगर लेट सपोज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं कोई उसको बड़ा प्रोडक्ट देने की बजाय मैं सोचूंगा कि मैं इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा, उसके लिए मैं गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट्स दे देता हूँ, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता भी चला जाएगा, गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा। और गोल्ड में ही अगर आप रखेंगे तो वो आने वाले टाइम पे आपको शादी में भी काम आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप
साल दर साल बर्थडे हो गया या कोई भी इवेंट्स में आप इन चीज़ों को परचेज करते हैं, तो वो चीज़ आप गोल्ड में कन्वर्ट करते रहिए और गोल्ड की चीज़ों को ही दीजिए। बट क्या होता है कि आजकल गर्ल्स को और सबको देखा जाता है डायमंड ज़्यादा पसंद आते हैं और उनके रेट ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। ये उनको समझना चाहिए कि इन द गिफ्ट ऑफ फॉर्म उनको गोल्ड लेना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए भी कोई गहना या ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपकी राय ये है कि सोने पे ज्यादा ध्यान हो डायमंड की जगह। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो खुद अपने घर का बता रहा हूँ, मैं वाइफ को कोशिश करता हूँ भाई गोल्ड ले लो, कहती है नहीं डायमंड लेते, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। जी। बट मेरा मानना है कि गोल्ड पे अगर मैं खुद के लिए खरीदूँ तो मैं गोल्ड रिंग ज़्यादा लेना प्रेफर करूँगा एज कम्पेयर की डायमंड रिंग लूँगा। उसमें गोल्ड का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। जितना आप गोल्ड अभी इकट्ठा करते रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके पास इतना फंड इकट्ठा हो गया है और वो फिर मल्टीपल ग्रोथ में चला जाता है। जैसे मैंने बताया 2015 में मैंने 25,000 रेट पे लिया, तो आप सोच सकते हैं आज 1,25,000 तो 5 गुना हो चुका है। तो मुझे अब तक आपकी जो ये बात हमने की उससे एक निष्कर्ष, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि गोल्ड और सिल्वर भी अब जोड़ लूंगी शायद आपकी बात में, कि ये वो प्रीशियस मेटल्स हैं जो कि शायद फॉरएवर हैं या सदा के लिए हैं, क्योंकि ये वो एसेट क्लास है जिसमें आप मतलब ज्यादा नुकसान खाते नहीं है। अल्टीमेटली इट इज एक्चुअली द सेफ हेवन। सही फैक्टर ये भी है, स्कैरसिटी है और बहुत ज़्यादा आपको माइनिंग नहीं मिलती इन चीज़ों की, तो एक स्कैरसिटी ऑफ प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यूएबल बनना ज़रूरी है। और अब पहले क्या होता था कि कंट्रीज वाइज या बैंकिंग वाइज इतना नहीं लिया जाता, अब कंट्रियाँ परचेज कर रही हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सब अपना रिजर्व बढ़ा रही हैं गोल्ड को लेके, तो डिमांड क्रिएट कर दी है उन्होंने उस रेट को भी, चाहे वो महंगा रेट हो उस पर भी खरीद रही हैं। तो जैसे जैसे रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो पहले हमें लगता था सिर्फ यूएस ही है जो सबसे बड़ा रिजर्व रखता है, बट मुझे लगता है आने वाले 10 साल के अंदर चाइना उससे बड़ा रिजर्वर हो जाएगा जो गोल्ड के अंदर रहेगा। तो डिमांड के हिसाब से गोल्ड जो है वो एक बैक स्टेप ले सकते हो इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी में कब जहाँ अनिश्चितता दिख जाती है और इन्वेस्टर को तो सेफली ही जीना है, तो उसको जब भी लगता है कि अनसर्टेनिटी हो रही है या कुछ ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं, ऑल ऑफ सडन ट्रम्प जी एट नाइट कोई भी टैरिफ लगा देते हैं, तो उस समय उनको गोल्ड ही याद आता है कि डायरेक्टली गोल्ड में पैसे लगा दो या अपने पैसे को शिफ्ट कर दो, पार्क कर दो गोल्ड के। अगर हम एक खर्चे के बाद जो हमें पैसा बचता है और अगर उसे इन्वेस्ट करने की बात करें, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप इसको कैसे प्लान करेंगे। मतलब कितना पैसा हम इक्विटी में डालें, कितना पैसा हम कमोडिटी में डालें, कितना सोना या चांदी में डालें। मतलब आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने अलग निकाल रखा है पोर्शन, उसको आप किस परसेंटेज में बांटेंगे? बहुत सिंपल है। आज से नहीं, पहले से ही एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि आप 100 माइनस एज कर लीजिए, जो भी आपकी एज है, लेट सपोज आपकी 30 एज है, तो 70% आपको रिस्की एसेट में जाना चाहिए अगर आपकी 30 एज है, और अगर आपकी 70 एज है तो आपको रिस्की एसेट्स में कम जाना चाहिए। तो पहला फैक्टर तो यही बन जाता है जो आम लोगों को करना चाहिए। आप रिस्की एसेट किसे बोल रहे हैं? रिस्की एसेट इक्विटी है, ठीक है, रिस्की एसेट गोल्ड भी है, और नॉन रिस्की में आ गया जो आप एफडीज करा लेते हैं या डेट्स में चले जाते हैं, डिवेंचर्स में चले जाते हैं, वो आपका थोड़ा कम रिस्क होता है उसके अंदर। तो आपको जब आपको पता है आपकी एज ज़्यादा है, उस हिसाब से आप ज़्यादा रिस्क नहीं पिक सकते, तो आपको डेट्स वाले चीज़ों में जाना चाहिए जहाँ सिक्योर रिटर्न्स आ सके, रिकरिंग रिटर्न्स आ सके, उन पे काम करना चाहिए। जब आप यूथ हैं तो आप रिस्क भी ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो इक्विटी पोर्शन पे आप ज़्यादा जाएं, उस हिसाब से एक तो आप अपना एलोकेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कंपैरिजन करूं तो इक्विटी और कमोडिटीज में कमोडिटी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। तो पोर्शन, मेजर पोर्शन जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, कम पोर्शन जो है आपका कमोडिटी में होना चाहिए शुरुआत में, जब तक आप इस मार्केट को और बाजार को समझ नहीं लेते। और अगर डायरेक्टली आप सोचें कि मेरे को गोल्ड सिल्वर में डालना है, तो आप सिर्फ बना के डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिकली हर महीने अपने पैसे डाल रहे हैं बचाकर, और उससे अपना एक प्लान बना लिया है जो हर महीने कट के आपको एक यूनिट्स दिला दे रहा है, तो वो बहुत बेटर है। उससे बेटर कुछ नहीं, चाहे गोल्ड में डाल दीजिए चाहे सिल्वर में डाल दीजिए। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर मेरा सवाल ये है कि इसे रिस्की देखा गया है और
एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि 98% जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उन्होंने नुकसान ही खाया है। तो अ, इतना रिस्क क्यों है और इसके नाते क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, फ्यूचर इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट और उनकी शुरुआत ही हेजिंग के लिए हुई। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक एसेट हो, अंडरलाइन एसेट, यानी आपने कोई स्टॉक्स खरीद रखे हैं, उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाने के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस को यूज़ किया जाना चाहिए। बट होता क्या है कि जनरली लोग उसे स्पेकुलेटिव बना देते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसे देने हैं वो कम देने हैं, यानी कि लिवरेज बेस आपको ट्रेडिंग करने को मिल जाता है। अगर 1000 रुपीज़ की चीज़ है तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ उसमें जमा करने हैं, 800 जो है आपको लिवरेज मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग उसमें करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ओवर ट्रेडिंग का है कि 1000 रुपीज़ में आप 10,000 का सामान अगर परचेज कर लेंगे और उस कैपेसिटी में आप रिस्क नहीं देख पाएंगे, आप रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी कम है और वहाँ रिस्क ज़्यादा है उस एसेट में, तो आपको लॉस होता है। तो 98% जो आपको डेटा दिख रहा है, जो सेबी ने बोला है, वो बिल्कुल सही है। और इसी वजह से, क्योंकि वो सारे 98% जितने भी लोग हैं वो स्पेकुलेटिव नज़र से फ्यूचर को इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली हेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आर्बिट्रेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो आर्बिट्रेजर हैं, जो हेजर हैं, वो फ्यूचर से कमाते हैं। बाहर अगर हम देखें फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ डायरेक्ट स्टॉक्स फ्यूचर को नहीं उठाने दिया जाता, हेजिंग के प्रोस्पेक्ट से उठाने दिया जाता। सेबी भी इस पे रिफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है। आने वाले टाइम पे आप फ्यूचर प्रोडक्ट्स को या तो जिसके पास अच्छी वेल्थ है वही यूज़ कर पाएगा, या फिर जिसको हेज के लिए यूज़ करना है वो यूज़ कर पाएगा। धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। तो जो ये रिस्क सेबी ने निकाला है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, इस डेटा पे वर्क भी कर रहे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को आपकी क्या वो एक टिप है अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता है या कर रहा है? सिंपल सी टिप है कि मान लीजिए 10 लाख रुपए की एसेट है, एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी जो है अगर 75 का लॉट आता है, इस वक्त 25,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटा 17-18 लाख रुपए का सामान है। अगर आपके पास 18 लाख रुपए हैं, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट के लिए, बैंक में भी है, तो ही आप फ्यूचर में 2 लाख रुपए लेकर जाइए और फ्यूचर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि बैकअप में आपको 18 लाख रुपए हैं, कल को कोई भी रिस्क होगा तो बैकअप पैसा आपके पास खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए ही हैं कि भैया मैं तो मार्केट में ट्रेडिंग करने आया हूँ, निफ्टी में ट्रेड करूँगा, और 3 लाख रुपए लेकर आ गए और फ्यूचर ट्रेड आप कर रहे हैं जिसमें 2.5 लाख रुपए में फ्यूचर लॉट उठ जाएगा, लेकिन वो एसेट तो 18 लाख की है, उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो 18 लाख का है और वो कैसा आपके पास नहीं है, तो 100% आप लूज़ करेंगे। ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि वो एक बार फॉल करेगा और आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा और आपको नुकसान होगा, तो उस कैपेसिटी पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो भले ही आपको लिवरेज मिल रही है, 2-3 लाख में आप एसेट उठा ले रहे हैं, लेकिन बैकअप फंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर बैकअप फंडिंग नहीं है तो उस फ्यूचर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें। उससे बेटर है 3 लाख रुपीज़ के नंबर ऑफ शेयर्स उठाइए स्पॉट में और उसको आप इन्वेस्ट करिए। उसके लिए उसमें ना आपको फ्यूचर की जगह टाइम कंट्रोल है और ना ही उसमें आपको कोई लिवरेज का प्रॉब्लम है। जितना आपके पास पैसा है उतना ही सामान है और जितने टाइम तक रखना है उतना होल्ड करिए। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि अगर पिछले पूरे साल की बात करें तो विद इन 3% कंटेन रही है और अभी कम भी हुई है। तो महंगाई दर कम हुई, यहाँ पे आरबीआई ने कई बार इंटरेस्ट रेट को भी रिवाइज किया है। इसके नाते आप कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिन पर आप इसका असर देखते हैं या मार्केट में आप इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी के बैरोमीटर है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अच्छा ही है, कि ग्रोथेबल इकोनॉमी तभी है जब इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो मतलब मार्केट सैचुरेटेड हो रही है, इकोनॉमी सैचुरेटेड है और शायद लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है अभी पेइंग कैपेसिटी का, या फिर दे आर वेटिंग फॉर कि कुछ चेंजेस आए उस चीज़ का। तो मैं उसे बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखता और इंडस्ट्री पॉइंट से भी नहीं देखता, क्योंकि इंडस्ट्री को भी एक इन्फ्लेशन हैंड फ्री चाहिए जिससे कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़े और वो हाईली पे करे तो उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और जब इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट कहाँ से चढ़ जाएगा। तो वो एक मेरे लिए बैड फैक्टर है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। उसको इंक्रीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को और बैंक्स को, जो आरबीआई है, उन्हें कुछ चेंजेस लाने चाहिए।
क्या कोई सेक्टर्स हैं जिससे फायदा होने वाला है उन सेक्टर्स को, या वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, गिरते हुए दिखते हैं? बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली इम्पैक्ट आ जाएगा इसका, रियल एस्टेट सेक्टर में इम्पैक्ट आ जाएगा इसका, तो वो दो सेक्टर्स में आप देख सकते हो। बाकी जो सेक्टर हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग एंड दे आर वेटिंग फॉर कि इन्फ्लेशन थोड़ी राइज हो, थोड़ा सा उनको प्राइसिंग मिले उस चीज़ को लेके। ऊपर से अब जीएसटी रेट कम हुए हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गया है। तो इससे कोई सीख है इन्वेस्टर के लिए? सीख इन द सेंस, क्या इससे कोई टेक अवे है व्हाइल इन्वेस्टिंग अभी के लिए इस सिनेरियो में? देखिए, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इंडियन मार्केट अभी स्टेबिलिटी फॉर्म में था, फॉल भी हुआ, राइज भी हुआ, बट जैसे जैसे मार्केट ग्रेप करेगा और बढ़ेगा तो इन्फ्लेशंस भी चेंजेस आएंगे, और ये अच्छा मौका है कि इस स्टेबल मार्केट के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए और पोर्टफोलियो मेकिंग की तैयारी करिए। तो सीख यही है, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए और पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, पोर्टफोलियो बनाइए और वेट करिए 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जब तक अभी जो करंट गवर्नमेंट हमारी चल रही है तब तक आप वेट करिए जी। तो आपने बोला अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और इंतजार करिए 2, 3, 5 ईयर। अक्सर कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाते आपकी क्या राय है? आप अधिकतर क्या प्रेफर करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं एज एन एक्सपर्ट जब यहाँ पे एक होराइजन को देखने की बात होती है? ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलवेज प्रेफरेबल है हर किसी का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उस रिटर्न्स को देख पाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्टली लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती तो है कि मुझे इतना रिटर्न मिल जाए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, बट वो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में फुलफिल होता है, और शॉर्ट टर्म में वो उस चीज़ को नहीं मिल पाता, मैच नहीं हो पाता, तो वो उससे निकल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक तरीके से वाउंड ड्रिवन है, जिसके अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो भी सेट ऑफ हो सकते हैं और जो आपके प्रॉफिट हैं वो भी मर्ज हो सकते हैं। तो आपको जो ओरिजिन रखना है हमेशा, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टार्ट करें, ट्रेडिंग करें, तो एक ओरिजिन जरूर रखें, क्योंकि हम इन मार्केट के अंदर एंटर तो सोच के करते हैं 5 साल बैठेंगे, स्टॉक को ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना आसान नहीं है। जैसे ही 10-20% स्टॉक बढ़ता है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, इसको काट दो, इसमें से पैसा बुक कर लो। तो वो जो होल्डिंग पावर होती है और वो जो कंट्रोल होता है इमोशन का, वो लाना पड़ता है एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए। और तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और वो प्रॉफिट में भी टिका हुआ है, वो कैपेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। जब वो आएगी तभी आप 5 साल 6 साल की सोच सकेंगे। और जिन्होंने इस तरीके से होल्ड किया, आप गोल्ड को ही देख लीजिए, अगर 2021 की बात करें, $1800 पर ट्रेड था, 8 डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म की वजह से ही है। तो अगर लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले सोचे तो उन्होंने अभी कितने पे खरीदा होगा, 3900 पे खरीदा होगा, ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाए। लेकिन जिन्होंने $2000 पे खरीदा, वो डबल कर गए अपने पैसे। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑलवेज गिविंग अ बेस्ट रिटर्न। आपने बोला कि जैसे ही कोई इन्वेस्टर 10-15% का अपसाइड देखता है तो उसको लगता है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जब नुकसान हो रहा होता है या जब मार्केट जो है वो आपकी बेयरिश हो रही होती है, बिकवाली का समय आ जाता है, तो मतलब चाहे अब वो बुलिश हो या बेयरिश हो, कोई भी सिनेरियो, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक में आपको मुनाफा नहीं हो रहा, तो जो इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है और लॉस के नाते उसको लगता है कि अब मैं बेचकर निकल जाऊं। तो उसके नाते आपकी क्या राय है? देखिए, आजकल का जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, उनकी जो एक सो कह सकते हैं एक साइकोलॉजी है, वो ऐसी है कि जिस ट्रेड में वो फंस जाते हैं या वो स्टॉक्स उनका लॉस में चला जाता है, उसे लॉन्ग टर्म बना देते हैं कि जब तक वो एवरेजिंग लेवल पे ना आ जाए, रेटों पे ना आ जाए, या नीचे से एवरेज करके ऊपर ना आ जाए। तो ये फेनोमेनन जो बना हुआ है वो उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो एवरेज वर्ड मेरे लिए बना हुआ है, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो एवरेज मेरे लिए नहीं बना हुआ। एवरेज का मतलब है कि मैं 10%, 5% जब डाउन होगा वो स्टॉक, तो मैं फिर से उसमें एक शॉर्ट ऑफ इनकम उसके अंदर ऐड करूँगा, और मैं अपना पूरा पैसा नहीं लगा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फॉलो ये है कि मैं अगर 100 रुपीज़ एक स्टॉक में डालना चाहता हूँ तो मैंने अभी 20 डाले हैं, तो अगर वो फॉल भी करता है तो मैं 20 और ऐड कर सकता हूँ। तो उसे उस एवरेजिंग पे जाना चाहिए, ना कि ये सोच के कि सिर्फ मैं उसे छोड़ दूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए पहले तो आपको अपने डिसिप्लिन्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने रिटर्न्स पे, कि भी देखो नेगेटिव भी हो सकता है बाजार,
हाँ। लेकिन आप लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होल्ड हो तो उसमें आपको एवरेजिंग वर्ड को यूज़ करना है और 5% 10% के फॉल पे आपको अपना ऐड ऑफ करना है और ये सिर्फ नहीं सोचना है कि मेरा वेट कब आ जाए। आपको वही टारगेट रखना है जो आप प्रॉफिट का सोच कर रखे थे कि वो मिलेगा आपको। बट आप जब इन्वेस्टमेंट चाहे वो एवरेज में करें, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वही स्टॉक्स उठाती है जो बढ़ते हैं। वो एवरेजिंग करते हैं और सही रेटों पे करते हैं और एलोकेट करते हैं अपने पैसे को टाइमली, जिससे कि उन्हें रिटर्न्स मिल जाते हैं। वैसे किसी भी चीज का जनरलाइजेशन तो नहीं होता, पर क्या ये कहना सही है दैट यू शुड बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग? एवरीवन इज सेलिंग तो नहीं, क्योंकि एवरीवन इज सेलिंग होगा तो फ्री फॉल आ जाएगा बाजार में। हाँ, मतलब कि हाँ। आपको खरीदने का वो सही समय है जब बाकी सब बेच बिल्कुल, रहे हैं। जब मार्केट में फॉल होने लग जाए और हाहाकार हो जाए, एक तरीके का शोर मच जाए कि आप बाजार से दूर रहिए, और आपकी मीडिया इंडस्ट्री में बोलूं कि आपके रेडियो तक आवाज़ आ जाएगी सेंसर्स गिर गया, मेरा तो मानना है। और एक मतलब जिसको कह सकते हैं कि जो इंडिया के चैनल है उसमें भी, दूरदर्शन में भी आ जाएगी गिर गया, तो समझ जाइए कि अब ये बॉटम आउट है, यहाँ से आपको पिकअप करना चाहिए। क्योंकि ये एक इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि एक आम पब्लिक को भी जब पता लग जाए जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब है कि बाजार अब अपना स्टेबिलिटी अपना सकता है और यहाँ से ग्रो कर सकता है। उस समय आपको एंटर करना चाहिए जैसा आपने। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि रेगुलराइजेशन को लेकर अभी क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। तो इसके नाते फॉर दी रिटेल इन्वेस्टर्स या जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी एज एन एक्सपर्ट राय क्या है? क्या विजन आप देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, क्रिप्टो जो है, जो प्रोडक्ट आया ही इसलिए है कि वो रेगुलाइज ना हो। जब शुरुआत हुई उसकी तो इसीलिए हुई। रेगुलेशन में अगर ट्रांजैक्शन और करेंसी काम कर ही रही थी तो अनरेगुलेटेड करेंसी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो इसी वजह से आई। लेकिन फिर भी जब आपको इन कंट्रीज में और वर्ल्ड में काम करना है तो रेगुलेटरी दायरे में जाके काम करना पड़ेगा, टैक्स प्रणाली सिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेटरी एडवाइजरी बना रही है, जिसके लिए उन्होंने अभी फॉर द टाइम बीइंग टैक्स स्ट्रक्चर दे दिया है कि 30% टैक्स में क्रिप्टो आता है। तो आप, सबसे पहली एडवाइस है कि इंडियन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहीं पे अकाउंट खोलें, कोई भी फॉरेन अकाउंट ना खोलें, क्योंकि वो फीमा एक्ट में या जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें आ जाता है। दूसरा, आप अपनी अगर बैंकिंग से कर रहे हैं ट्रांजैक्शन क्रिप्टो का, जैसे गवर्नमेंट ने अभी भी चेंजेस लाए हैं इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, तो उसको पूरा डिक्लेयर करें। उसको बताएं कि भाई आपने कितना क्रिप्टो का यूज़ किया है, कितना खरीदा, कितना बेचा। और जो एक्सचेंजेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है जिसके थ्रू वो धीरे धीरे रेगुलेट हो रहे। तो उससे ज़रूर चेक करें कि वो रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर वो रेगुलेटेड है और वो एक्सचेंजेस जो हैं आपसे इन द बैंकिंग फॉर्म या फिर रेगुलेटेड फॉर्म में पैसा ले रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करिए, 30% टैक्स दीजिए, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपके साथ है, उस चीज़ पे वर्क कर रही है। अच्छा, जब हमने अभी महंगाई दर कम होने की बात की थी, तो आपने बताया कि बैंकिंग और रियल एस्टेट ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप अच्छी खबर सुन सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब प्रॉपर्टी की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, ज़मीन खरीदने की बात हो, तो हमारी इकोनॉमी हो या फिर सभ्यता, इसको लेकर एक सेफ हेवन वाला जो इमोशन है वो हमेशा से जुड़ा रहा है। आने वाले दिनों में या आने वाले हम साल की अगर बात करें, तो आपकी क्या राय है और क्या टिप आप देना चाहते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी का रिटर्न्स हर किसी को पता है और बहुत सारे लोग उस पे बिलीव करते हैं कि प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। और एक हमारा ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है कि ले लो भाई, बढ़ ही जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो रेंट आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी एक गुड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा उसमें कंडीशंस नज़र आ रही हैं। जैसे हमने देखा कि यूएस और इंडिया की जो अभी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसको लेते हुए यूएस ने डिसीज़न लिए हैं, शायद वो बहुत सारी जो हमारे यहाँ बिग फोर फर्म्स या बड़ी फर्म्स काम कर रही हैं
उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इंडिया से हायरिंग बंद करिए, या इंडिया में जो भी आप आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं वो बंद करिए। और वही वो कॉर्पोरेट हैं जो गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपनी आईटी फर्म्स लगा के बैठे हैं, उन्होंने ही रियल एस्टेट को भी अच्छा रेट्स दे रखे हैं। चाहे वो हम लीजिंग में देखें, चाहे परचेजिंग में देखें, अगर वो निकलते हैं तो एक तरीके से प्रॉपर्टी में एक फॉल आ सकता है, जो मुझे लग रहा है। बट मैंने फिर बोला कि जैसे ही ये फॉल आएगा एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को क्रैप करने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो निकलेंगे तो फिर उस मार्केट को कोई ना कोई तो कवर अप करेगा। तो जब वो मार्केट कवर अप होने के लिए आएगी, वो रेट एडजस्टमेंट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी में एक इन्वेस्टमेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, और आने वाले फिर 5-6 साल में फिर आपको रिटर्न देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉलिसियाँ बदलती रहती है। आज 4 साल पहले यूएस की गवर्नमेंट है, माइग्रेट चेंज होती है, फिर पॉलिसीज चेंज होती है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फिक्स हो गया है या अब ऐसा नहीं होगा। और अभी ये सिर्फ बात चल रही है कि माइट भी सुलह हो जाए तो ऐसा कुछ ना हो जी। हाँ, और माइट भी ना हो तो मना भी करा दिया जाए, तो उससे हमारे ऊपर 2-3 इम्पैक्ट आएंगे। प्रॉपर्टी का बताया, एक जॉब्स का आ सकता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए वर्किंग करना शुरू कर दिया है, डायरेक्टली जॉब्स पे काम कर रही है गवर्नमेंट। और रियल एस्टेट पे भी अब वो वर्किंग करना शुरू करें कि किसी तरीके से वो रियल एस्टेट पब्लिक को होल्ड किया जाए, और उनको गवर्नमेंट के रूप से दोबारा से रेटों में चेंजेस लाए जाए। बट कुछ शहरों में मैं देख रहा हूँ कि हाइक अच्छे, जहाँ कॉर्पोरेट का लेना देना नहीं, जैसे दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में अभी हमने न्यूज़ सुनी, सर्कल रेट में चेंजेस आ रहे हैं। इज गुड फॉर गुड इन्वेस्टमेंट लिए, क्योंकि दिल्ली एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ गया था कि अब इसके रेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने अभी फिर से एक पुशअप दे दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे रियल एस्टेट जो आपके प्लेसेस हैं, चाहे वो बॉम्बे हो गया, चाहे आपका बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, तो अच्छा रिटर्न्स है, देख सकते हैं। कॉर्पोरेट ने जहाँ पे हाइक करा हुआ है वहाँ थोड़ा आपको अभी संभल कर रहना होगा। तो अगर बड़े शहरों की और हम रियल एस्टेट की बात करें, तो क्या हम ये भी समझें कि अब एक साइकिल पूरा हो रहा है इस नाते कि अभी पिछले कुछ लंबे समय या कुछ महीनों की अगर हम बात कर लें, साल भर की बात कर लें, तो देयर वाज अ बूम इन द प्रॉपर्टी रेट्स। लेकिन अब आपने बताया कि सर्कल रेट की न्यूज़ है, तो उसके नाते आपने जिक्र किया मार्केट में करेक्शन का भी। तो आपकी इवैल्यूएशन क्या है? क्या प्रॉपर्टी के रेट अब यहीं पर स्थिर हो जाएंगे करेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं? और अगर होंगे तो वो टाइम पीरियड कौन सा होने वाला है? आज से 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने? देखिए, मैंने सिर्फ उन प्लेसेस पे बताया जहाँ पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट काम कर रही है, वहाँ से भी पॉलिसी की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी या लीज छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे असर आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जो ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी रिटेल कस्टमर है या फिर बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो काम चल रहा है, बट उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। जो रेरा वर्कआउट कर रहा है उसके ऊपर चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन वो अब लोग पक चुके हैं। अब लोगों का वो लेवल नहीं रहा, माइंडसेट नहीं रहा कि हम लेके और इसको प्रोजेक्ट्स प्लान में पैसा लगा दें। अब वाली मार्केट बची नहीं है, अब रेडीमेड मार्केट है। आपके पास रेडी प्रोडक्ट होना चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए और बैंकिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, तो लोग लेने को तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी मार्केट जहाँ आपको मिल रही है वो हमेशा स्टेबल रहेगी और रिटर्न्स के लिए आपको तैयार रहिए, उसमें रिटर्न्स मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि देखिए लैंड की स्कैर्सिटी तो है ही। और आने वाले समय में भी मेरी समझ में ये स्कैर्सिटी बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। तो जो लैंड रेट आपको मिल रहा है वो तो मिलना ही है, बट ये जो फॉल और हाइक आता है, जैसे आपने बोला कि अब ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 100 सीआर में बिक रहे हैं, बट वो 100 सीआर के नहीं है, फिर भी उनके जो ट्रेड्स हैं वो 100 सीआर में हो रहे हैं, दैट्स क्रिएटेबल। तो वो कम हो जाते हैं और उनकी वजह से फिर मार्केट स्टेबल रेट पे आ जाती है। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस रियल रेट से ऊपर चला जाता है तो फिर एक रियल रेट पे आता है, तो जैसे स्टैग्नेट हो गया एक रियल रेट पे ब्रेकडाउन होगा, फिर से उठना शुरू हो जाएगा। ऑन अ कंक्लूजन नोट केशव जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले महीनों में आप क्या एक वो छोटी सी बात या टिप हम सबको देना चाह रहे हैं? देखिए, आने वाले महीने में मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो आप वहीं पे पैसा लगाएं जहाँ पे आपको सेफ्टी पहले नजर आए, ठीक है, ना कि आप हाईली रिस्क पे डिवोट हुए, क्योंकि कैपिटल प्रोडक्शन आपका मेन की रोल होना चाहिए। और
कोशिश करें कि आपका रिटर्न ऐसा हो जिसमें मनी का लिक्विडिटी ज़्यादा बनी रहे। क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स और रिस्क चल रहा है, उसके हिसाब से ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जो लॉन्ग टर्म होल्ड हो जाए आपका पैसा या स्टक हो जाए। तो जो आपका मनी की लिक्विडिटी है वो बनी रहे। ऐसे ही रिटर्न्स में अगर इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं, वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और हम सबको आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके बारे में हम सबको बताया, अवगत कराया। थैंक यू सो मच। ये जैसे सो बी मनी एंड इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारी तरफ से। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।